Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, in the last class, we have completed 30 important PYQs from Unit 4 and 6 from CUET PG Sociology syllabus. Now, you guys know that notification is out. तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना रिविजन वाला जो चीज़ है उसको स्टार्ट कर दो. जो भी टॉपिक्स रह गए हैं उसको कवर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो. 2 मंथ्स का टाइम है अच्छा खासा, पूरा जनवरी है, फेब है, एग्ज़ाम मार्च में ही होना है. तो अच्छे से इस टाइम को यूज़ करो, 60 डेज़ प्लान बनाओ एंड रिविजन के साथ अब MCQs पे फोकस करना स्टार्ट करो. द मोर MCQ यू विल सॉल्व द मोर इट विल हेल्प इन योर एग्जाम. जितने ज़्यादा आप लोग MCQ सॉल्व करोगे एग्जाम में उतना ज़्यादा हेल्प होगा. अच्छा, इसके लिए आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट भी स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ सोशियो क्रक्स MCQ सीरीज़, जिसमें हम लोग सोशोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डेली सॉल्व करेंगे एंड दोज क्वेश्चंस विल बी एक्सक्लूसिवली मेड बाय मी. वो सारे क्वेश्चंस मैं खुद फ्रेम करूँगी एज़ पर योर एग्जाम, एज़ पर योर सिलेबस. ओके, एंड दोज सेशंस विल बी हेल्पफुल फॉर CUET PG, गेट और इवन नेट एग्ज़ाम एज वेल, क्योंकि ये तीनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो काफ़ी रिलेटेबल हैं. तो इन तीनों ही एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट करेंगे. ओके, नाउ दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, माई नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये वाला टेलीग्राम आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आज 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और ये वाला जो यूनिट है, यूनिट 6 एंड यूनिट 4, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल प्रॉब्लम, इसके PYQs ओवर हो जाएंगे. तो आज का सेशन और कल का सेशन दोनों को मैं कंपाइल करके इसका PDF टेलीग्राम पे शेयर करूंगी. तो ये वाला टेलीग्राम आप लोगों को ज़रूर से ज्वाइन करना है. एंड गाइज, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इज़ दैट जो डिस्कशन ग्रुप है, प्लीज़ उसमें क्वेश्चंस डालना स्टार्ट करो. यही टाइम है जब तुम लोगों को डिस्कशन स्टार्ट कर देना चाहिए. कोई भी टॉपिक पढ़ो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस ग्रुप में बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करो और मिल के पढ़ाई करो. वो ग्रुप का जो मोटिव था वो यही था कि डिस्कशन हो अच्छे से. पुराने बैचेस में तो डिस्कशन होता था, बट जैसे जैसे मैं देख रही हूँ टाइम आगे बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरैक्टिंग एनी मोर. उसमें बस यही चलता रहता है कि एक अलग से ग्रुप बनाने की बात होगी या फिर कोई और लिंक शेयर कर दिया जाएगा. तो ये सब मत करो. वो एक ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट. ओके, एंड वो मेरे अंडर है, दैट मीन्स उसमें कोई किसी तरह की कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी. कोई भी आपसे कोई बकवास नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम देयर टू सी ऑल दिस. ओके, सो प्लीज़ ज्वाइन दिस टेलीग्राम एंड उस डिस्कशन ग्रुप का भी एक अच्छे से यूज़ करो. ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. आज भी हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बचे हुए जितने PYQ है आज की क्लास में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे. सो इंडियन सोसाइटी का सिलेबस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किस तरीके से पढ़ना है, और सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया का भी. ओके, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं इन PYQs को देख के, तो उन पे शॉर्ट वीडियोज़ यूट्यूब पे आएंगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी जब भी आएगी. ठीक है, तो चीज़ें हम लोग अब जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है. 2 मंथ का टाइम है. 2 मंथ में यूट्यूब पे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हूँ. ठीक है ना, 2022 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. 2021 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिए थे. So question number 31, the process of localization of tradition or reduction to less systematic and less reflective dimension is referred to as what? Universalization, parochialization, globalization and Sanskritization. Now guys, you have to see the question very carefully and understand this कि ये question directly आपके syllabus से ही लिया गया है. ये चारों options जो दिए हैं ये सब तुम्हारे syllabus में mention है. Globalization topic mention है, संस्कृताइजेशन टॉपिक मेंशन है, राइट. सो सारे ही टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिलेबस पे स्टिक रहना है. सिलेबस में जितना आपके मेंशन है वो आपका अच्छे से कवर होना चाहिए टॉपिक. ओके, देखो, द प्रोसेस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन और रिडक्शन टू लेस सिस्टमैटिक, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी ट्रेडिशन है उसका लोकलाइजेशन हो रहा है, यानी उसको लोकल बनाया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है. ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज पैरोकिलाइजेशन. अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकिलाइजेशन क्या है. देखो, the concept of universalization and parochialization were introduced by Mackim Marriott. Please remember, it was Mackim Marriott who gave these concepts. इनकी जो स्टडी है वो है नॉर्थन इंडियन विलेज किशनगढ़ी पे. ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, आपको पता होनी ही चाहिए. These terms helped us understand how cultural traits travel between different layers of Indian civilization. इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो कल्चरल ट्रेट्स हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन में ट्रैवल करते हैं. ठीक है,
इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके रॉबर्ट रेडफील्ड बात करते हैं ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन की, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी कोई लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन बनता है तो उसको हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं, और जब कोई बड़ा ट्रेडिशन छोटे में आता है तो उसको हम लोग पैरोकिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमेशा याद रखना, जब भी रिडक्शन की बात हो रही होगी, लोकलाइजेशन की बात हो रही होगी, तो वो पैरोकिलाइजेशन में होगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेट ट्रेडिशन कौन से होते हैं? जो बड़े लेवल पे होते हैं, जैसे दिवाली एक फेस्टिवल है जो बड़े लेवल पे मनाया जाता है। और लिटिल ट्रेडिशन कौन से होंगे? जो फोक से रिलेटेड होगा, लोकल होगा, राइट, एक पर्टिकुलर विलेज या एरिया में लिमिटेड होगा। नाउ अभी हम लोग देखते हैं यूनिवर्सलाइजेशन पे कुछ नोट्स एंड देन पैरोकिलाइजेशन पे कुछ नोट्स, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका ये टॉपिक यहीं से अच्छा खासा कवर हो जाए, इतना कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, राइट। देखो, यूनिवर्सलाइजेशन इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम लिटिल ट्रेडिशन टू ग्रेट ट्रेडिशन। यानी यूनिवर्सलाइजेशन में हम बात करते हैं कल्चरल एलिमेंट्स की जो कि लिटिल से ग्रेट ट्रेडिशन में जा रहे होते हैं, ठीक है। अपवर्ड यानी लाइक दिस, नीचे लिटिल ट्रेडिशन होगा और ऊपर क्या होगा? ग्रेट ट्रेडिशन, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर लोकल or regional belief or practice get absorbed into broader Sanskritic pan-Indian religious system. Please remember all the keywords guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। देखो क्या इन्होंने मैकिम मैरियट ने देखा था, इन किशनगढ़ी विलेज पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली टू वर्शिप द लोकल डाइटी सौरती, अ गॉडेस ऑफ वेल्थ। ओवर टाइम दिस लोकल गॉडेस बिकेम आइडेंटिफाइड विद गॉडेस लक्ष्मी। तो किशनगढ़ी में जो विलेज है किशनगढ़ी, वहाँ पर दिवाली को एक लोकल डाइटी के रूप में हम लोग मनाते थे, बट ओवर टाइम हमें देखने को क्या मिला कि ये जो लोकल गॉडेस थी यही बाद में आइडेंटिफाइड हुई एज अ गॉडेस लक्ष्मी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक लिटिल ट्रेडिशन जो है वो कैसे ग्रेटर ट्रेडिशन की तरफ जाता हुआ हमें दिखा, एंड दैट इज़ द प्रोसेस दैट वी कॉल यूनिवर्सलाइजेशन, ओके। ऐसा बहुत सारी और भी चीज़ों में होता है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि मैकिम मैरियट ने यहाँ पर दिवाली की बात की थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई डोंट नो किस एग्जाम में आया है, बट पूछा गया है कौन से फेस्टिवल की बात करी है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ दिवाली, ओके। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इसको अपने नोट्स में ऐड करें। नाउ अगर मैं नोट्स में ऐड करने को कह रही हूँ तो ये उन स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगी जो बैच का पार्ट है। अगर बैच में मैंने आपको पढ़ाया है और उसमें कुछ मिसिंग था तो प्लीज़ इसको यहीं पे ऐड करके इसके नोट्स बना लो, ओके, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ओके। ना ये तो हो गया यूनिवर्सलाइजेशन, जहाँ पर लिटिल ट्रेडिशन से हम किधर जा रहे थे? ग्रेट ट्रेडिशन की तरफ। अभी बात करते हैं उसके जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट की, दैट इज पैरोकिलाइजेशन। इसका मूवमेंट कैसा होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन, यहाँ पर क्या है? ग्रेट ट्रेडिशन के जो एलिमेंट हैं वो किधर जा रहे हैं? लिटिल ट्रेडिशन में, ठीक है। तो लोकलाइज्ड, री इंटरप्रिटेटेड, ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ विलेजेस अडेप्ट एलीट प्रैक्टिस टू सूट लोकल कॉन्टेक्स्ट। एलीट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको विलेज अडेप्ट कर लेता है लोकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। देखो, फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि डेडिकेटेड टू वर्शिपिंग 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा इज अ सांस्कृतिक सेलिब्रेशन। इन किशनगढ़ी इट टेक्स अ लोकलाइज्ड फॉर्म कॉल्ड नवरथा। प्लीज रिमेंबर, इसी को इन्होंने लोकलाइज कर दिया और नवरथा नाम दे दिया, ओके। तो ये चीज़ याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सलाइजेशन में किशनगढ़ी में किसकी बात बताई गई है? दिवाली की। और पैरोकिलाइजेशन में किसकी? नौरथा यानी नवरात्रि, ओके, प्लीज़ रिमेंबर। Now, question number 32. The Prenatal Diagnostic Technique Act was passed in which year? So ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम्स में, ना सिर्फ CUET PG बट इवन नेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट कब पास हुआ था? मैंने आपको बोला है सारे एक्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट उनके ईयर आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आता है। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1994, ओके। क्या है ये प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक? तो सबसे पहले तो ये PCPNDT एक्ट, प्लीज़ रिमेंबर, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, राइट। ये एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है टू स्टॉप फीमेल फीटिसाइड एंड अरेस्ट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। यानी फीमेल फीटिसाइड को बंद करने के लिए ये वाला एक्ट है, ठीक है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो को सही करने के लिए, ओके। एक्ट क्या करता है? बैन करता है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को,
ओके गाइस, प्लीज़ रिमेंबर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बनते हैं. एवरी जेनेटिक काउंसिल सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक इंगेज्ड इन काउंसलिंग और कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोस्टिक, लाइक कौन कौन सी टेक्निक्स हैं देखो, IVF, पोटेंशियल ऑफ सेक्स सिलेक्शन, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस, बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन कम्स अंडर दिस एक्ट. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस एक्ट में आती हैं. ओके, एंड मोस्टली दे आर बैंड एज वेल. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. अच्छा, IVF के बारे में तो आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ बैंड, बट हाँ, ये इसी एक्ट में आता है. ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, धीमे धीमे इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, तो IVF आई डोंट थिंक इज़ बैंड एनी मोर. प्लीज़ कोई भी एक गुड स्टूडेंट जो है, जो ये क्लास देख रहा है, आप में से कोई ये कंफर्म करके कमेंट में बताना कि IVF बैन है या नहीं. ओके, ना फीमेल फीटिसाइड पे भी कुछ नोट्स देख लेते हैं. और मैंने आपको बोला है फीमेल फीटिसाइड पे एक क्लास भी है जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वो भी आपको आफ्टर दिस सेशन देखनी है. ठीक है, दिस प्रोसेस बिगेन इन अर्ली 1990 व्हेन अल्ट्रासाउंड टेक्निक गेंड वाइड स्प्रेड यूज़ इन इंडिया. इस टाइम पे क्या हो रहा था, अल्ट्रासाउंड टेक्निक आई थी, तो उसको लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे ये जानने के लिए कि जो चाइल्ड है वो जो वूम में है वो मेल है या फीमेल है. ठीक है, इस टाइम पे क्या था कि फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रही थी ताकि उनको मेल चाइल्ड मिल सके. यानी कि अगर मान लो 1 2 3 तक उनको फीमेल चाइल्ड हो रहा है, ठीक है, तो वो रुकेंगे नहीं, वो 4 तक भी जाएंगे ये देखने के लिए कि शायद हमें एक मेल चाइल्ड हो जाए. तो मेल प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा थी सोसाइटी में. ठीक है, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन ये सब भी था जो काफ़ी तेज़ी से इस टाइम पे बढ़ रहा था. राइट, social discrimination against women and a preference for son have promoted female feticide. ये जो सन की प्रेफरेंस है इसकी वजह से हमें फीमेल फीटिसाइड बढ़ता हुआ दिखता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गाइस याद रखना. यहाँ पर देखो थोड़ा सा डेटा भी दिया हुआ है इंडियन सेंसस से रिलेटेड, जो कि तुम लोग देख सकते हो. ज़्यादा से ज़्यादा जो रेशियो हाई था वो पंजाब और हरियाणा में था इस चीज़ का. ओके, सो ये जो लॉ हम लोगों ने अभी देखा ना, इसका मेन पर्पस क्या है, टू बैन द यूज़ ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स. ओके गाइस, प्लीज़ रिमेंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 33, अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था. सो आई होप अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा. इट इज़ 1961. ओके, अच्छा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 74th भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे. ठीक है, द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ए. प्लीज़ रिमेंबर, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो PRI से रिलेटेबल है. ये चीज़ याद रखना. ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिस्टम से ये रिलेटेड है. अच्छा, डेट भी याद रखना, 24 अप्रैल 1993. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. इसके अलावा कुछ मैंने नोट्स भी ऐड किए हैं, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा. देखो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, अभी हम लोग देखते हैं. दोनों ही पास हुए थे 1992 में. अब देखो, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही फैक्चुअल और डायरेक्ट. ओके, आपसे कभी भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. लिमिट टू लिमिट फैक्ट्स को एनालिसिस बना के पूछ सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, UPSC लेवल का नहीं आता है यहाँ पे क्वेश्चन, तो आप लोगों को इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है. ओके, 73rd जो है वो 24 अप्रैल 1993 एंड 74th जो है वो 1 जून 1993 है. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. एक चीज़ और याद रखना कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, जबकि 74 जो है वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है. ये फोकस करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में और ये फोकस करता है अर्बन लोकल बॉडीज़ पे. अब अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या क्या आता है, तो देखो नीचे लिखा भी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ये सब आते हैं 74th में. ओके, एंड 73rd की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद, ये सब इसके लेवल्स हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखना, और शेड्यूल भी. ठीक है, इसका है पार्ट 9 और इसका है 9A. ओके, 73rd आता है 11th शेड्यूल में और 74th आता है 12th शेड्यूल में. अच्छा, सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो दोनों ही में 1/3 है रिजर्वेशन फॉर वुमेन. ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. जब आपको PDF मिलेगा तब आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, एक तो SC/ST रिजर्वेशन की बात है, दोनों का रिजर्वेशन सेम है. ओके, एंड इसके साथ 1/3 वुमेन. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. साथ ही जो इसका इलेक्शन अथॉरिटी है वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी याद रखना. स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों का है सेम. ओके,
प्लीज़ रिमेंबर। एंड इसके साथ टेन्योर भी दोनों का सेम है, दैट इज़ 5 ईयर। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो मैंने अलग से रेड पेन से लिख दी हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन दी विच ईयर। नाउ ईयर के क्वेश्चंस तो बहुत आ रहे हैं गाइस, सो यू हैव टू फोकस ऑन ईयर्स। ओके, सो क्या होगा इसका आंसर? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आपका रूरल सोसाइटी और रूरल डेवलपमेंट इन सब टॉपिक्स में आता है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, एंड जितना भी ज़्यादा जीके हो सकता है ना मैं उस क्लास में इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ 1952। ओके गाइज, प्लीज़ रिमेंबर। Now, question number 36, an absence, breakdown, confusion or conflict in the norms of society is known as what? Anomy, deviance, crime या फिर pandemic? What will be the correct answer? कल की क्लास में भी हम लोगों ने ये देखा था, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अनोमी। नाउ अनोमी इज डायरेक्टली गिवन इन योर सिलेबस, सो अनोमी में तो कोई गड़बड़ नहीं करनी है, राइट। इट इज़ गिवन बाय एमाइल दरखाइम। अनोमिक सुसाइड भी हम लोग पढ़ते हैं, राइट। अच्छा, व्हाट इज डेवियंस? इफ यू टॉक अबाउट डेवियंस, तो डेवियंस क्या होगा? डेवियंस एक तरह का बिहेवियर है जो सोशल नॉर्म्स को वॉयलेट करता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ बिहेवियर that violates social norms. ओके, क्राइम की अगर हम बात करें तो क्राइम लीगली डिफाइंड डेविएंट बिहेवियर है, ओके। इट इज लीगली डिफाइंड, प्लीज रिमेंबर। जब किसी भी डेविएंट बिहेवियर को हम लोग लीगली डिफाइन करते हैं तो वो क्राइम में आ जाता है, ओके। पेंडेमिक, यू ऑल नो पेंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक का मतलब है वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, जैसे अभी कोविड आया था, राइट। वाइड स्प्रेड नाउ, अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग में समझ में ना आए तो आई एम वेरी सॉरी, बट आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इवन कमेंट सेक्शन में भी, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिफर्स टू जेंडर आइडेंटिटी। अब देखो एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जेंडर से, तो इसका मतलब है कि जेंडर के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड इसमें से कौन सा होगा? मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, मैचिज्मो, पेट्रियार्की या फिर पॉलीगैमी। अब यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि अगर आपने पेट्रियार्की और पॉलीगैमी पढ़ा हुआ है तो भी ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे, राइट। क्योंकि बाकी के तीनों जो हैं वो हम लोग ऐसे नॉर्मली किसी भी और टॉपिक में नहीं पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जेंडर आइडेंटिटी का पार्ट हो सकता है, राइट। कभी कभी सोशियोलॉजी में क्या होता है, बहुत सारे कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, बट जो आपको पता है उसको यूज़ करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा सही? द करेक्ट आंसर विल बी ए, बी एंड सी। देखो, मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है? सोशल कंस्ट्रक्ट जो होता है विच इज़ एसोसिएटेड विद बीइंग मेल, यानी कि सोसाइटी का बनाया हुआ जो ट्रेड्स है, ठीक है, मेल के साथ हम लोग जिसको एसोसिएट करते हैं वो मैस्कुलिनिटी में आता है। ऐसे ही फीमेल के साथ जिसको एसोसिएट करते हैं वो फेमिनिटी में आता है। मैचिज्मो क्या होता है? ये मैचिज्मो एक नया टर्म है, बट हिंदी में देखो अगर तो समझ में आ जाएगा, मर्दानापन, यानी कल्चरल एक्सप्रेशन जो मैस्कुलिनिटी एक्सैजरेट करता है, दैट इज़ मैचिज्मो, ठीक है। जो भी आपने देखा होगा कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं ना जो बहुत मैनली बोला जाता है ना, तो वो सारे मैचिज्मो में आ जाएंगे, ओके। सो ये तीनों ही टर्म जो हैं वो जेंडर से रिलेटेड है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी व्हाट। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, एक्ट्स हैं जिनके आपको ईयर बताने हैं और उनको क्रोनोलॉजी में करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए देखो ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई होप तुम लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि CUET PG में ईयर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तुमसे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ईयर्स पूछे जाएंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, ओके, डी ऑप्शन है, प्लीज़ रिमेंबर। सबसे पहले आएगा सी, दैट इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका ईयर है 1952, ओके। मैं यहीं पे लिख देती हूँ 1952, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ योर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जिसका ईयर है 1953,
ओके ना, नेक्स्ट आता है डी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि आएगा 1956 में। ओके, सो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 1956। नेक्स्ट इज़ ई, बलवंत राय मेहता कमिटी, जो कि एसोसिएटेड है पीआरआई से, राइट। जब आप लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक, एंड इसका जो ईयर है दैट इज़ 1957। ओके, इसके बाद लास्ट जो हमारा है वो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था 1992। सो ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ईयर्स पे फोकस करना है। ओके, कभी भी कोई भी जीके उठा के पढ़ो तो उस पर ईयर्स पे फोकस करो। अब देखो 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है इसमें से, ठीक है, यूनिट 4 और 6 में से, बट 2023 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी ईयर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। जल्दी से मैं आप लोगों को सारे ईयर्स बता देती हूँ। सबसे पहला है इमॉर्टल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि बी, तो इसका ईयर है 1956। ओके ना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो सबको ही याद हो गया है, 1961 पहले ही लिख देते हैं, ठीक है ना। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो सबको ही याद हो गया है, दैट इज़ 1961, इतनी बार ये एग्जाम में ही आ चुका है, राइट। इसके बाद है डी, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जिसका ईयर है 1976। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर indecent representation of women prohibition act, that is 1986। ओके, और लास्ट में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि आप लोगों ने देखा ऑलरेडी इतनी बार आ चुका है, 2005। तो गाइस इस तरीके से इंपॉर्टेंट एक्ट्स के ईयर्स प्लीज़ याद रखना, और एक काम और करना, जितने भी पीवाईक्यू में ऑप्शंस हैं, जैसे ये दो हैं लास्ट के, इस पर बिल्कुल नहीं पढ़ा या इस पर नहीं पढ़ा, तो एक बार इसको विकीपीडिया पे जाके ज़रूर से देख लो, और स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ तो विकीपीडिया का देख ही लेना, ठीक है। इन केस कोई इंपॉर्टेंट वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो यहीं पर ऐड कर लेना, अदरवाइज इट्स ओके, थोड़ा सा रीड कर लोगे तो साइड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, राइट। सो ये चीज़ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40, अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो सेंसस से क्वेश्चन है, तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जो लोग बैच में हैं आप लोगों के पास ऑलरेडी पीडीएफ है सेंसस वाला, प्लीज़ उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी 2 मंथ्स का टाइम है, थोड़ा थोड़ा जीके रोज़ करोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। लास्ट में आज की क्लास में मैं बताऊंगी कौन कौन से पार्ट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मैच करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ डी, प्लीज़ रिमेंबर, सबसे छोटा यानी कि बुद्धिस्ट पहले आएगा। सो बुद्धिस्ट का जो परसेंटेज है दैट इज़ 0.7। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। इसके बाद क्या है, इसके बाद सिख है, तो सिख में आएगा 1.7%। ओके, एंड नेक्स्ट कम्स क्रिश्चियंस 2.3, एंड देन मुस्लिम्स 14.2। ये सब सेंसस जो है 2011 उसमें दिया हुआ है, ठीक है। हिंदू का सबसे ज़्यादा है 79.8। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, अभी तो लेटेस्ट कोई सेंसस है नहीं, तो 2011 को ही हम फॉलो करेंगे। ओके, द करेक्ट आंसर इज़ डी। अच्छा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं आप लोग भी क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, और विकीपीडिया का पेज अब ट्रांसलेट भी होता है तो उसको ट्रांसलेट करके भी आप लोग भी पढ़ सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर्म्स ऑफ सुसाइड आइडेंटिफाइड बाय दरखाइम आर व्हाट? अनोमिक, रेगुलेटिव, रिस्ट्रिक्टिव, अल्ट्रुइस्टिक, ईगोइस्टिक। फॉर्म्स ऑफ सुसाइड पे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ क्लास, एक यूट्यूब पे मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी गेट वालों के लिए स्पेशली, तो मैं वो ऐड कर दूंगी आज के ही क्लास में। होमवर्क है आप लोगों का, आपको वो दरखाइम की जो 3 क्लासेस हैं वो देखनी है, ठीक है। सोशल सॉलिडारिटी पे है, सोशल फैक्ट पे है आई थिंक, एंड देन सुसाइड पे है। सो अनोमिक पे बात करते हैं, अल्ट्रुइस्टिक की बात करते हैं, ईगोइस्टिक की बात करते हैं, ये दोनों एमाइल दरखाइम से एसोसिएटेड नहीं है। ओके, सो द करेक्ट आंसर जो होगा वो है ए, डी और ई। सेकेंड विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, now, question number 42, gender discrimination occurs when women and men are located separately while participating in a broadly similar set of activities. Deliberate legal traditional policies of segregation adopted, women primarily excluded from paid work, women attained higher education, या फिर women achieve political empowerment.
सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज़ एक्चुअली अनइक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, किसी भी तरह का एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन जो कि बेस्ड है जेंडर पे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब अगर सेंटेंस को ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन की या इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन की, या फिर लास्ट में देख सकते हो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। बट लास्ट के जो 2 सेंटेंस हैं वो तो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। अगर वुमेन हायर एजुकेशन अटेन कर रही है तो ये तो अच्छी बात है, एम्पावरमेंट की बात है ना। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, यानी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, तो भी क्या है, एम्पावरमेंट की बात है। तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ABC, ये हमारे हो जाएंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं, दैट इज अनइक्वल ट्रीटमेंट, इसके बाद मैंने क्या बोला था, एक्सक्लूजन, ठीक है, और सेग्रीगेशन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ओके। एंड ऑल दिस शुड बी बेस्ड ऑन जेंडर, यानी जेंडर के बेसिस पे। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर देन हेयर इज, करेक्ट पूछा है आपसे, इनकरेक्ट पूछा होता तो DE होता। द करेक्ट आंसर इज ABC, ओके। सो 4th इज योर करेक्ट आंसर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी एक बार इसको ज़रूर से देख लेना, ओके। ना 2023 के क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो गए, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2024 के क्वेश्चंस, ओके। देन 2025 करेंगे एंड देन आर PYQ ऑफ यूनिट 4 एंड 6 विल बी डन। देन हम लोग बाकी के यूनिट्स भी करेंगे, ओके। ना 2024 में क्वेश्चन देखो आया है जजमानी सिस्टम से, ठीक है। जजमानी सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको बताया था PRI, जजमानी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओके। तो क्वेश्चन देखो क्या है कि फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लोअर एंड हायर कास्ट होता है। ये जो टर्म है जजमानी, ये MN श्रीनिवास ने कॉइन किया है। रिलेशंस बिटवीन कास्ट इंटेल्स रिचुअल्स, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स, हेरिडिटरी इन नेचर। सो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑफकोर्स जजमानी सिस्टम को कॉइन MN श्रीनिवास ने तो नहीं किया है, राइट। तो किसने किया है, दैट इज़ योर होमवर्क टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। यू हैव टू टेल मी कि जजमानी जो है वो किसने कॉइन किया है। जिसका भी सही आंसर होगा वो मैं पिन कर दूंगी, ओके। नहीं तो 2-3 दिन में मैं ही सही आंसर अपना ही पिन कर दूंगी, अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो, ठीक है। तो कोशिश करना कि अगर पता है कि किसने कॉइन किया है तो मुझे बताओ, ओके, कमेंट में। दैट इज़ योर होमवर्क। Now, question number 44 देखो, which theory views the deviance and conformity result not so much from what people do as from how others respond to those actions. So यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी थ्योरी मानती है कि विचलन और अनुरूपता का परिणाम इस बात से ज़्यादा होता है कि दूसरे लोग उन कामों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, डेविएंट हो या कन्फर्मिटी हो, ये इस पे डिपेंड करेगा कि दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं, यानी दूसरे आपको कैसे लेबल कर रहे हैं, दूसरे आपको क्या बोल रहे हैं, दैट विल टेल कि आप एक डेविएंट एक्ट कर रहे हो या एक कन्फर्म एक्ट कर रहे हो, राइट। सो ये बात होती है लेबलिंग थ्योरी में, राइट। मैंने लेबलिंग थ्योरी पे भी एक अच्छे से क्लास बना रखा है गाइज, तो मैं वो भी ऐड कर दूंगी, आप लोग उसको ज़रूर से देखना होमवर्क में, ठीक है। अच्छा, किसने बात की है लेबलिंग थ्योरी की, तो लेबलिंग थ्योरी के बारे में बात करी है हार्वर्ड बेकर ने, प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है। इनकी फेमस बुक है आउटसाइडर, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, राइट। 1963, किसी भी बुक को जब देखा करो तो उसका ईयर ज़रूर से देख लिया करो एग्ज़ाम में, क्योंकि पूछते हैं ये लोग, ओके। कुछ नहीं तो तुम लोगों से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, criminal act against a person or his her property by an offender motivated by racial or other bias. now यहाँ पर crime के जो types है ना, उसमें से हर बार question आ रहा है। so what I will do is I will make a separate class on types of crime, ठीक है। मैं एक short video बनाने वाली हूँ on types of crime, क्योंकि ये काफ़ी important topic है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट, इट कुड बी अ पर्सन, यानी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ठीक है, जो कि मोटिवेटेड हो सकता है किसी भी रेशियल या अदर बायस की वजह से। तो हेट क्राइम यहाँ पर जो है वो सही होगा। कॉर्पोरेट क्राइम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइज क्राइम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चरल क्रिमिनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो एक नॉन वायलेंट क्राइम होता है, मोस्टली इन प्रोफेशनल सेटिंग्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ए. Now, question number 46. Communalism in India is mostly associated with what? इंडिया में कम्युनलिज्म किससे एसोसिएटेड है? ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मैराथन क्लास में कम्युनलिज्म का टॉपिक. द करेक्ट आंसर हेयर इज़ व्हाट? रिलीजन, रेस, ट्राइब, क्लास. आई होप जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं लाइव, आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं, चैट में आंसर दे रहे होंगे. द करेक्ट आंसर इज़ ए, दैट इज़ रिलीजन. ओके, प्लीज़ रिमेंबर कम्युनलिज्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पर टीके वुमेन के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है. टीके वुमेन के दिए हुए कुछ कम्युनलिज्म के टाइप्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 47. रिलेटिव नॉर्मलेसनेस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे अनोमी, अनोमिक, नॉर्मलेसनेस, इससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एमाइल दरखाइम आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एजुकेशन के टॉपिक में भी दरखाइम की थ्योरीज हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट. अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, अनोमिक, फेटलिस्टिक, ईगोइस्टिक. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अनोमिक. ओके, मैं यूट्यूब पे भी एमाइल दरखाइम की क्लासेस शेयर कर दूंगी आज शाम तक, तो आप लोग वो ज़रूर से देखिएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं अब. अ पावरफुली निगेटिव लेबल दैट ग्रेटली चेंजेस अ पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी. इसमें से कौन सा एक निगेटिव लेबल है, बहुत ज़्यादा निगेटिव लेबल जिसको कह सकते हैं? डीलिंक्वेंट, स्टिग्मा, सोशल प्रेशर या फिर डेविएंट. द करेक्ट आंसर इज़ बी गाइस. प्लीज़ रिमेंबर, स्टिग्मा एक बहुत ज़्यादा निगेटिव लेवल है जिसकी वजह से इंसान की जो सोशल आइडेंटिटी है वो तक चेंज हो सकती है. अच्छा, इसके बारे में बात कौन से थिंकर करते हैं? तो करते हैं एर्विंग गॉफमैन. प्लीज़ रिमेंबर. ओके, एर्विंग गॉफमैन की बुक है इसी के ऊपर, स्टिग्मा नाम की, जो कि आई थी 1963 में. ओके, ये भी याद रखना इन केस एग्जाम में आ जाए क्योंकि रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन है, राइट. ना, क्वेश्चन नंबर 49. विच अमंग दीज इज़ नॉट अ कॉज ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड इन इंडिया? इसमें से कौन सा है जो फीमेल इन्फेंटिसाइड में नहीं आएगा? कॉजेस पूछा है. पोवर्टी, डाउरी, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड या फिर इंक्रीजिंग चाइल्ड लेबर इन रूरल अर्बन एरिया. कॉज क्या नहीं है इसमें से फीमेल इन्फेंटिसाइड का? द करेक्ट आंसर इज डी, ऑफ कोर्स. अगर पोवर्टी या डाउरी या प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड की बात करें तो ये डायरेक्ट कॉजेज़ हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड के, राइट. गरीबी की वजह से, क्योंकि डाउरी बहुत देनी पड़ती है इसलिए लोग सन प्रेफरेंस रखते हैं, राइट. और मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस की वजह से ही तो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, राइट. नाउ 2025 के क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 50. द घेटोइजेशन ऑफ ज्यूज इन यूरोप इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन या फिर जेनोसाइड. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज़ ए. थोड़ा सा शायद मैंने ऐड करा होगा यहाँ पर कि घेटोइजेशन वगैरह क्या होता है. वैसे तो जब हम लोग एथनिसिटी या फिर रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देखो, घेटोइजेशन रिफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच अ पर्टिकुलर ग्रुप, यूजुअली अ माइनॉरिटी, इज़ आइसोलेटेड, सेग्रीगेटेड और कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एरिया or a part of city, often against their will, usually socially, economically and politically marginalized. यानी एक ऐसी माइनॉरिटी ग्रुप जो कि हमारे पूरे एरिया से हटाकर एक अलग एरिया में उनको भेज दिया जाता है और उनको यू कैन से सेग्रीगेट कर दिया जाता है, मेजॉरिटी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता. दैट इज़ कॉल्ड घेटोइजेशन, ठीक है. ये होता किस पे है? इथनिसिटी, रिलीजन, रेस के बेसिस पे ऐसा किया जाता है, ठीक है. तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है और ये वाला एग्जाम्पल तो इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. यहाँ पर देखो लिखा भी है, फोर्स सेग्रीगेशन, आइसोलेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया. ऐसा एरिया जहाँ पर आप जा नहीं सकते, राइट. नॉर्मल लोग वहाँ पे नहीं जा सकते. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51. इट इज़ अंडरस्टूड that an increase in elderly population will increase the pressure of caregiving in society. What is caregiving in this context? Increased responsibility of the state to provision for elderly care, informal and unpaid care provided by family members, relative or friends, increased hospitalization requirement for elderly, increased medical innovation requirement for the medical industry. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज़ इनफॉर्मल एंड अनपेड केयर. देखो, यहाँ पर केयर गिविंग का सिंपल मीनिंग पूछा गया है आपसे और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है गाइस? दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एज्ड.
थोड़ा सा भी अगर ये वाला टॉपिक तुम लोग पढ़ोगे ना तो वहाँ पर ये सारे टर्म्स हैं जो तुमको दिखेंगे, केयर गिविंग वगैरह, ठीक है। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो भी देख सकते हो तुम लोग, थोड़ा बहुत वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। ये सब जेनरिक क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। केयर गिविंग का मीनिंग अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। केयर गिविंग का मतलब क्या होता है, किसी को केयर देना, तो वो इनफॉर्मल भी हो सकती है, अनपेड हो सकती है, राइट। जैसे अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स को केयर देते हैं, रिलेटिव्स को देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं, राइट, किसी भी तरह के फॉर्मल बात यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, हिंदी में भी ऑप्शन 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, अनदर इजी क्वेश्चन। इसमें से कौन सा है जो किनशिप कैटेगरी में नहीं आएगा, गोत्र, बिरादरी, कुटुंब या जजमान। अब जिन लोगों ने जजमानी सिस्टम पढ़ा है दे नो दैट जजमान किसी किनशिप कैटेगरी का पार्ट नहीं है, राइट। Now, question number 53. What are the types of suicide identified by Durkheim? Anomic, alienating, egoistic, altruistic. तो ये वाला भी देखो एग्जाम में आ चुका है बार बार, तो सुसाइड का क्लास तो आज मैं ज़रूर से शेयर कर दूंगी ताकि तुम लोग उसको देख के रिवाइज करो। जिनको आता है टॉपिक वेरी गुड, जिनको नहीं आता है एक बार देख के रिवाइज ज़रूर करो। कभी कभी ऐसा होता है आती हुई चीज़ भी एग्जाम में हमसे गड़बड़ हो जाती है, तो इट्स बेटर कि बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहो, ठीक है। सो वी ऑल नो एमाइल दरखाइम टॉक्स अबाउट अनोमिक, एलियनेटिंग की बात ये नहीं करते हैं, बाकी के दोनों भी सही है, इगोइस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक की बात ये करते हैं। सो ए सी डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। Now, question number 54. Data show that a higher percentage of old women are abundant in India than old men. What can be the factor behind this phenomena? डेटा हमें ये बताता है कि जो ओल्ड वुमेन है उनको ज़्यादा इंडिया में अबंडेंट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मैन। ऐसा क्यों होता होगा? अब ये भी एक जेनरिक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन कर लेते। देखो, जेंडर एंड वर्क, दैट इज़ मैन आर मोर एबल बॉडीड। क्या इसलिए हम लोग वुमेन को, ओल्ड वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे, वुमेन भी नहीं, ठीक है, क्या इसलिए ओल्ड वुमेन को अबंडन किया जाता है क्योंकि वो काम नहीं कर पाती और जो आदमी है, ओल्ड मैन है, वो ज़्यादा काम कर पाते हैं? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, है ना। चाहे ओल्ड वुमेन हो चाहे ओल्ड मैन हो, दोनों ही काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। फैमिली की बात अगर करें तो ओल्डर वुमेन क्रिएट प्रॉब्लम इन फैमिली, क्या इसलिए अबंडन किया जाता है? तो ये भी एक सही रीज़न नहीं होगा। अगर हेल्थ की बात करें तो ओल्डर वुमेन हेल्दियर होती हैं देन ओल्डर मैन, तो अगर हेल्दियर होती हैं तो अबंडन क्यों करेंगे? तो ये भी गलत हो जाएगा। सी देखो, जेंडर एंड प्रॉपर्टी, अबंडन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो मेन के पास होते हैं ज़्यादा, ओल्डर मेन के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, इसीलिए उनको रखा जाता है, और जो वुमेन होती है अगर, तो उसको अबंडन किया जाता है। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। प्रॉब्लम ऑफ एज में ये चीज़ तुम लोग पढ़ोगे, तो 2 क्वेश्चंस हैं जो प्रॉब्लम ऑफ एज से लास्ट ईयर पूछे गए थे, इसीलिए किसी भी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक्स को हम लोगों को बेसिक्स अपने क्लियर रखने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 55. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रीज़न फॉर इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इसमें से कौन सा रीज़न है जो अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं हो सकता? इकोनॉमिक रिसेशन, डॉक्ट्रीन ऑफ कर्मा, लैक ऑफ इनोवेशन, शिफ्ट्स इन गवर्नमेंट पॉलिसी। डॉक्ट्रीन ऑफ कर्मा, ऑफ कोर्स, कर्मा से क्या मतलब है, राइट। कर्मा क्या है? कर्मा एक रिलीजियस फिलोसफिकल बिलीफ है, राइट। उसका यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से तो कोई लेना देना है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 56. विच among द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉज ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया? डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ अर्बन लाइफस्टाइल, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ना यहाँ पर थोड़ा सा सोशोलॉजिकली सोचने की कोशिश करो कि क्या ऐसा रीज़न हो सकता है जो कि कॉज नहीं करता है ड्रग अब्यूज़, यानी जिसको हम लोग हटा सकते हैं। अगर फैमिली में डिसइंटीग्रेशन है तो क्या ड्रग अब्यूज़ बढ़ना चाहिए? क्या ये कॉज हो सकता है? नहीं, ये एक सही कॉज नहीं है। बहुत सारी फैमिली सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स होती है, इसका ये मतलब नहीं है सब लोग ड्रग अब्यूज़ करने लगे, राइट। बट अगर ड्रग अवेलेबल है ईजली तो फिर वो ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि ईजिली अवेलेबल है, जल्दी मिल रहा है तो जल्दी लोग कंज्यूम करेंगे, राइट। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, अर्बन लाइफस्टाइल में तुम लोग देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेन होता है, बहुत ईजिली लोग ड्रग की तरफ चले जाते हैं। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी एक रीज़न हो सकता है ड्रग अब्यूज़, राइट। गरीबी में या जॉब ना मिलने की वजह से भी लोग ड्रग अब्यूज़ की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये थी कि रीज़न लगा के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन जो है वो हम सही मान सकते हैं, राइट। सो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये हाईली सब्जेक्टिव की तरफ होते हैं। लास्ट ईयर इस क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कत हुई थी। एनटीए ने आई थिंक ए ऑप्शन ही चूज़ किया था एज़ फार एज आई रिमेंबर। किसी को अगर याद हो, लास्ट ईयर का कोई बच्चा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। बट इस तरह के क्वेश्चंस मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है और चांसेस हैं कि गलत हो सकता है, तो आई वुड रियली सजेस्ट दैट यू शुड स्किप इट। ज़रूरी नहीं है 75 में से 75 क्वेश्चन करके ही आने हैं, ठीक है। इट्स बेटर कि कोई मार्क्स ना मिले देन निगेटिव मार्किंग, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ही गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे ये सोच के कि एग्ज़ाम ईजी है और फिर उनका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ठीक है।
Now, next question is question number 57. A job advertisement states the job involves lot of outstation travel. Male applicants are specifically encouraged to apply. इससे क्या पता चल रहा है? जॉब एडवर्टाइजिंग जो है उसमें लिखा हुआ है कि जॉब में बहुत ज़्यादा आउट स्टेशन ट्रैवल है, तो मेल एप्लीकेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए. ये क्या है? जेंडर नॉर्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्टेटस ऑफ वुमेन या प्रेशर ऑफ कम्युनिटी? ऑफ कोर्स दिस इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर मेल एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, राइट? सो इट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. Now, question number 58. Among the following, which of the trait describe the relationship between families in जजमानी सिस्टम? इसमें से जजमानी सिस्टम का जजमानी सिस्टम में फैमिलीज़ का रिलेशनशिप का ट्रेट कौन सा ज़्यादा बेटर तरीके से बता रहा है? यानी रिलेशनशिप जो होता है फैमिलीज़ में, उनके क्या ट्रेट्स हैं? ड्यूरेबल होता है, एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव होता है, मल्टीपल होते हैं. What will be the correct answer? The correct answer here is A. A, B and D जो है वो सही है, बट इंक्लूसिव नहीं होता है. जबकि इंक्लूसिव की जगह हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सक्लूसिव देखने को मिलता है और हायरार्किकल देखने को मिलता है. ओके, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 59. नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, मिसयूज ऑफ पावर, ये किसके पार्ट हो सकते हैं या किसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? ये क्वेश्चन गाइज यू वोंट बिलीव, डायरेक्टली इट इज़ कॉपी पेस्टेड फ्रॉम नेट PYQ. ये क्वेश्चन नेट के PYQ में था, मुझे याद है, बहुत पुराना PYQ था, आई थिंक 2015 या 16 का था. ठीक है, मैं नेट के PYQ जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ फिर से, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ये लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा करप्शन में. मैंने करप्शन की क्लास में भी ये चीज़ बताई थी, तो अगर PYQ नहीं भी पता था, क्लास देखी थी, तो भी ये क्वेश्चन हो सकता था, राइट? इसीलिए मैं कहती हूँ जितना कंटेंट बना हुआ है, दिया हुआ है, उसको अच्छे से कवर करो. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देख रही हूँ हार्डवर्क से भाग रहे हैं. हार्डवर्क से भागना नहीं है. अगर मैंने कोई क्लास बनाई है 2 घंटे की है वो मैराथन, तो उसमें मैंने बहुत चीज़ें ऐड की हैं, तभी वो 2 घंटे की है, राइट? तो उसे कोशिश करो, देखो, आज 1 घंटे की देख लो, कल 1 घंटे की देख लो, ऐसे करके आधे आधे घंटे की 4 दिन में कंप्लीट करो, बट कंसिस्टेंटली आपको चीज़ों को कवर करना है. ओके, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो कहीं ना कहीं दिमाग में होती है, सबकॉन्शियसली होती है. जब आप एग्जाम में वो क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको याद आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 60. वी ऑफन हेयर अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एज अ राइजिंग क्राइम इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी. ना यहाँ पर भी देखो टाइप्स ऑफ क्राइम से क्वेश्चन आया है, जैसे पहले आया था, तो मैं टाइप्स ऑफ क्राइम पे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑर्गेनाइज क्राइम. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. बाकी इस पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में जब मैं आपको टाइप्स ऑफ क्राइम पढ़ाऊंगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61 एंड थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं. अब देखो, सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द ईयर 1997 2011 there have been a decline in female infanticide but increase in female feticide. यानी इस टाइम पे हमें देखने को क्या मिला है? अगर हम लोग इस रिपोर्ट को पूरे 1997 से 2011 की रिपोर्ट को कंपेयर करें तो फीमेल इन्फेंटिसाइड तो डिक्लाइन हो गया है, बट फीमेल फीटिसाइड बढ़ गया है. इन्फेंटिसाइड क्या होता है? जब हम इन्फेंट को किल करते हैं, यानी आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न. ठीक है, डॉटर इज़ बॉर्न एक्चुअली. और फीटिसाइड क्या होता है कि वोम में ही किल कर देना, जब वो एक फीटस बनता है तभी. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ हुई है इसलिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, स्मॉलर फैमिली साइज इन अर्बन एरियाज़, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन. ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो तो कम हो गया, बट फीटिसाइड बढ़ गया. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो एक रीज़न हो सकता है ना, क्योंकि फीटिसाइड यानी फीटस को अगर किल कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही करोगे, राइट? सो बी तो होगा. तो यहाँ पर देखो 2 में बी है, तो ये वाले ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं. ए और बी तो कॉमन है, तो डी और सी में से हमें चूज़ करना होगा. ठीक है, स्मॉलर फैमिली साइज इन अर्बन एरियाज़. अब क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि अर्बन एरियाज़ में बड़ी फैमिली रखना थोड़ा मुश्किल है, तो सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा. गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की वजह से फीटिसाइड को करना, ये तो गलत हो जाएगा, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी. इस तरीके से तुम लोग एलिमिनेट करके भी सही ऑप्शन टिक कर सकते हो. ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट या यू कैन से थ्योरी ऑफ पनिशमेंट से क्वेश्चन आया है.
तो पनिशमेंट पे मैं एक क्लास बना रही हूँ, पनिशमेंट पे हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे, तो वहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ पर बस ये है कि रिमूविंग पैथोलॉजी नहीं होगा, एवरी सोसाइटी हैज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इट इज़ अबाउट पनिशिंग क्राइम। तो इसमें से कौन कौन से पनिशमेंट के टाइप्स हैं या थ्योरीज हैं, तो ये 3 हैं, प्लीज़ रिमेंबर, रिट्रीब्यूशन, डिटरेंस एंड रिहैबिलिटेशन। ओके, सो बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। पैथोलॉजी यहाँ पर नहीं आएगा, ये तो मेडिकल से रिलेटेड हो जाएगा। तो मैं आपको पनिशमेंट पे एक अच्छी सी क्लास बना के पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक न्यू है और हो सकता है कि ये लोग क्राइम से एसोसिएट करके इसमें से क्वेश्चन पूछ लें। ओके, सो हिंदी में भी देख लो, द करेक्ट आंसर विल बी ए, बी एंड सी। ओके, नाउ सो ये थे यूनिट 4 और यूनिट 6 के कंबाइंड 61 क्वेश्चंस जो 2019 से लेके 2025 तक आए हुए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और भी जो क्वेश्चंस अगर बचे हुए हैं तो वो जेनरिक हैं, जीके हो सकते हैं, बट मोस्टली मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। ओके, अब बात करते हैं कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछे गए, यानी 2025 में टोटल 13 क्वेश्चन आए, है ना। और इसके पहले अगर देखो तो 2020 में 12 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। 2 यूनिट कंबाइन बात हो रही है, यानी एक यूनिट से 6 क्वेश्चन तो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस बार भी मैं कहूँगी 10 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो तुम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट करो, 10 नहीं तो 10 से थोड़े कम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सिर्फ 2023 में ऐसा हुआ था कि 4 क्वेश्चन आए थे, वो भी सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में तो 0 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यूनिट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन है। अगर 10 क्वेश्चन तुम लोग इसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हो, 5-5 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये क्रिएट करते हैं। 75 में से फिर 65 क्वेश्चन ऐसे बचे जो तुम्हारे बाकी यूनिट्स में आएंगे, जैसे कि यूनिट 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। इसके भी मैं PYQ करके तुम लोगों को बताऊँगी, सारे PYQs और टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CUET PG 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और ग्रुप में भी भाई तुम लोग एक्टिव हो जाओ जो लोग 2026 का पेपर दे रहे हैं मार्च में। ओके ना, थीम एनालिसिस करो अगर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को फोकस करनी है। लॉन्च ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कब क्या लॉन्च हुआ ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स एंड आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसस का जो PDF है वेरी इंपॉर्टेंट, कमिटीज़ जो भी टॉपिक्स में मैंने बताई हैं वो सब इंपॉर्टेंट हैं, ट्राइब का जो डेटा है वो सेंसस से तुम लोग देख सकते हो, और इसके अलावा जितना भी टर्म्स दिए हैं, जैसे कि करप्शन क्या होता है, क्राइम क्या होता है, इन सब का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स बैच में है, फाउंडेशन बैच जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है पहले से, आप लोगों के पास अब 2 मंथ्स का टाइम है, तो इस यूनिट पे काम करना स्टार्ट कर दो। जितने भी PDFs मैंने दिए हैं, कंबाइंड और मैराथन PDF, जो भी PDFs हैं उन सबको पढ़ना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब टाइम कम है। अगर 2 महीने अच्छे से डेली 30 मिनट्स भी इस यूनिट को दोगे, GK को दोगे, तो इसका रिजल्ट तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, बट कंसिस्टेंट रहना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी सोशियो क्रक्स का जो सीरीज़ है वो अब स्टार्ट होने वाला है, तो आई होप कि जो लोग सीरियस हैं वो लोग इसमें कंसिस्टेंट रहेंगे मेरे साथ। CUET PG एग्ज़ाम तक हम लोग इस प्लेलिस्ट में डेली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डेली नहीं तो एटलीस्ट वीक में 4-5 सेशंस तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं करवाऊँ, ताकि डेली आप लोगों का हैबिट हो सके। ये देखो, ये वाला जो इग्नू सीरीज़ है ये मैंने लास्ट ईयर करवाया था, एंड इट वाज वेरी गुड, स्टूडेंट्स को इससे काफ़ी हेल्प हुई थी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो इस बार भी हम लोग सोशियो क्रक्स करेंगे, राइट। सो दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, और अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना। और ये वाला जो टेलीग्राम है ये ज़रूर से आप लोगों को ज्वाइन करना है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, कोई भी डाउट हो तो तुम लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, एंड दिस इज़ द ऐप, जिन लोगों को कोर्स वगैरह देखना है, ज्वाइन करना है, ये ऐप ज़रूर से अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लो, और एप्पल डिवाइस है अगर तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, उस पर भी ऐप है, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग। सोशियो क्रक्स का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाला है, एंड आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू ज्वाइन दैट। जिनका भी अपकमिंग एग्जाम्स है, क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना, डेली एक ही टाइम पर वो सेशन होगा, ताकि हम लोग अच्छे से डेली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग।